प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 12वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं कहानी विधा के अंतर्गत प्रसिद्ध कहानी बहादुर पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। इस प्रसिद्ध कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। आइए बच्चों, मैं अमरकांत के जीवन परिचय से आपको अवगत कराता हूं। आपके सामने यह जो छायाचित्र दिखाई दे रहा है प्रसिद्ध कथाकार अमरकांत जी का है। आपका जन्म सन 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में हुआ। अमरकांत जी के पिता का नाम श्री सीताराम वर्मा था। प्रारंभिक शिक्षा बलिया जनपद से प्राप्त करने के पश्चात प्रयाग तथा गोरखपुर में अध्ययन करते हुए अमरकांत जी ने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की। साहित्य की सेवा करते हुए 2014 ईस्वी में आपका निधन हो गया। कृतित्व: कथा संग्रह। अमरकांत के 3 प्रमुख कथा संग्रह जिंदगी और जोंक, देश के लोग तथा मौत का नगर प्रकाशित है। आपकी श्रेष्ठ कहानियों में इंटरव्यू, डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन, छिपकली, घुड़सवारी, मित्र मिलन, गगन बिहारी, हत्यारे आदि प्रमुख हैं। उपन्यास: सूखा पत्ता, काले उजले दिन, पराई डाल का पक्षी, दीवार और आंगन आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। साहित्य में योगदान के लिए 2009 ईस्वी में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए बच्चों, थोड़ी सी चर्चा कहानी के तत्वों के संबंध में कि कहानी के कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं। कथानक: कथानक अथवा कथा वस्तु जो कहानी का सारांश होता है उसे ही हम कथानक कहते हैं। कथानक कहानी का मूलाधार होता है। विषय वस्तु का विस्तार कथानक के ही द्वारा संभव होता है। आदि, मध्य और अंत, यह किसी भी कथानक के 3 महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। अंत के अनुसार ही आरंभ अर्थात आदि की पीठिका कथाकार को तैयार करनी होती है। पात्र एवं चरित्र चित्रण: पात्रों के बिना कहानी की कल्पना संभव नहीं है। कथानक और पात्रों में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पात्रों के क्रियाकलाप और मानवीय व्यवहारों के द्वारा ही कथा वस्तु का विस्तार होता है। कथोपकथन अथवा संवाद योजना: पात्रों के आपसी वार्तालाप को ही हम कथोपकथन अथवा संवाद के नाम से जानते हैं। कथोपकथन के द्वारा ही पात्रों के चरित्र चित्रण का पता चलता है और कथा के प्रवाह को यही कथोपकथन गति भी प्रदान करते हैं। भाषा शैली: बच्चों, भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है और उस अभिव्यक्ति का ढंग शैली है। भाषा की सरलता, सहजता, उसकी प्रवाहमयता पर किसी भी कहानी की लोकप्रियता टिकी होती है। ऐसी ही कहानी लोकप्रिय होती है जिसकी भाषा पाठकों के अनुकूल हो। देश काल और वातावरण: कहानी किस समय, परिस्थिति, परिवेश और देश काल में लिखी गई है, इसे ही हम वातावरण के नाम से जानते हैं। इसके प्रयोग से कहानी में जीवंतता आती है। उद्देश्य: कहानी सोद्देश्य होती है। जिस प्रकार से पुष्प में सुगंध छुपी होती है, ठीक उसी तरह से कहानी में भी कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। यह उद्देश्य मनोरंजन, नीति, उपदेश अथवा सामाजिक सुधारों से संबंधित होता है। थोड़ी सी चर्चा बच्चों अमरकांत के संवेदना एवं शिल्प पर। अमरकांत ने जीवन की अत्यंत सामान्य घटनाओं और स्थितियों को अपनी कहानियों का विषय बनाया है। बिना किसी विशेष आग्रह के
उद्दाम मानवीय जिजीविषा का मूर्तिकरण इनकी निजी विशेषता है। इनमें गहरी अंतर्दृष्टि और संवेदना है। अपने कथा पात्रों से इनको केवल सहानुभूति नहीं होती, वरन ये उन्हीं के साथ जीते हैं। इनकी अधिकतर कहानियों में नवीन आर्थिक परिस्थितियों से जूझते मध्यम वर्गीय समाज की समस्याओं, विशेषताओं, पीड़ाओं, प्रवंचनाओं और जीवन की भूख का मर्मवेधी चित्रण किया गया है। वस्तुतः अमरकांत के बिना नई कहानी की कोई भी चर्चा अधूरी है। अमरकांत का कथा शिल्प सरल और सहज है। इसमें किसी प्रकार का दुराव छिपाव, वक्रता अथवा फैशन नहीं है। सादगी से युक्त इनकी कहानियों में सामाजिक व्यंग्य की विशेषता देखने को मिलती है। इनकी कहानियों का अंतिम प्रभाव करुणामूलक हुआ करता है। इनकी प्रसिद्ध कहानी जिंदगी और जोग ने यथार्थवादी कहानी की परंपरा को नवीन स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। बच्चों, आज जिस बहादुर कहानी पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, उसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? दिल बहादुर अथवा बहादुर, जो इस पूरी कहानी में आरंभ से लेकर अंत तक विद्यमान है। घरेलू नौकर की भूमिका में यह बहादुर ही कथा का नायक है। निर्मला वह गृहस्वामिनी जिसके घर में बहादुर घरेलू नौकर की भूमिका में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त निर्मला का पति और किशोर, इन पात्रों की भी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका है। पाठ का उद्देश्य निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के यथार्थ एवं मनोविज्ञान से आपको अवगत कराना, आधुनिक समाज में आडंबरपूर्ण जीवन शैली की व्यर्थता से आपको परिचित कराना, बहादुर के चरित्र के माध्यम से आप में निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव उत्पन्न करना। पाठ परिचय के अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा बच्चों बहादुर कहानी के संबंध में। अमरकांत की सफल कहानी बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसका नामकरण कहानी के प्रमुख पात्र के आधार पर हुआ है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवारों की झूठी शान, प्रदर्शन प्रियता, अमर्यादित व्यवहार, दोहरा चरित्र और पीड़ित, शोषित एवं निम्न वर्गीय परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। कहानी का प्रधान चरित्र बहादुर निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कहानी में समाज का चित्रण मनोवैज्ञानिक रूप में किया गया है। इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की निहायत मामूली बातों के सहारे मानवीय करुणा का गहरा एहसास कराया गया है। बच्चों, आइए बहादुर कहानी के सारांश से अथवा कथा वस्तु से आपको मैं अवगत कराता हूं। दिल बहादुर एक नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मां सारे परिवार का भरण पोषण करती थी और चाहती थी कि लड़का घर के काम में हाथ बटाए। जबकि बहादुर पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। उसकी मां उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बच्चों, बिहार बॉर्डर पर नेपाल पहाड़ी प्रदेश में रहने वाला बहादुर इस कहानी में निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। बहादुर के पिता की असमय मृत्यु हो चुकी है और घर का सारा बोझ उसकी मां के ऊपर आ जाता है। मां यह चाहती है कि बहादुर घर के कार्यों में हाथ बटाए, किंतु बहादुर स्वच्छंद प्रवृत्ति का है। हालांकि वह कभी कभी पशुओं को लेकर चराने के लिए जाता है। एक दिन पशुओं को चराते समय उसने उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी मां बहुत प्यार करती थी। मां थोड़ी दूर पर खेतों में काम कर रही थी। वह भैंस दौड़ी दौड़ी जब मां के पास पहुंचती है तो उसे यह एहसास हो जाता है कि जरूर बहादुर ने इस भैंस को मारा है। जब बहादुर अपनी मां के सामने आता है तो उसकी मां भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से दुगना बहादुर की पिटाई करती है। बहादुर
रात भर जंगलों में पड़ा कराहता रहता है। उसका मन मां से फट जाता है। अगली सुबह वह किसी तरह से घर पहुंचता है और मां के चोरी छुपे घर के अंदर घी की हंडिया से 2 रुपए निकालकर अपने घर से 6 मील दूर स्थित बस स्टेशन पर आकर गोरखपुर की बस पकड़ लेता है और एक परिवार में नौकर के रूप में उसे आश्रय प्राप्त हो जाता है। गृहस्वामिनी निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े चमकने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। बच्चों, जब बहादुर निर्मला के घर में पहली बार आता है तो निर्मला के भाई ही उसे लेकर आते हैं। उस समय निर्मला के पति ने उसे यह आश्वासन दिया कि इस घर में उसे कोई परेशानी नहीं होगी, खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाएगा, वह इस घर को परिवार समझ के रहे, यदि वह ठीक से रहेगा तो कुछ पढ़ लिख भी लेगा। निर्मला ने भी उसको कुछ उपदेश दिए। बहादुर ने अपने परिश्रम से घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया। वह सुबह होते ही नीम की पेड़ पर चढ़ जाता, दातुन तोड़ लाता, घर में सफाई करता, पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, सबको चाय पिलाता। दोपहर में वह घरेलू कपड़ों को साफ करता, बर्तन मांजता। इस प्रकार से बहादुर घरेलू नौकर की भूमिका में उस परिवार में इस तरह से रम गया कि मानो यह परिवार उसी का हो। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रोब दाब से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरतता तो उसे गालियां मिलती। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कार्यों में पूर्ववत जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने किशोर का काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। बच्चों, निर्मला का जो बड़ा पुत्र किशोर एक बिगड़ैल युवक है, वह जब देखता है कि घर में नौकर आ गया है तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने सारे व्यक्तिगत कार्य उसने बहादुर को सौंप दिए। किशोर के जूतों की पॉलिश करना, स्कूल जाने से पहले उसकी साइकिल की सफाई करना, किशोर के कपड़ों को रोज साफ करना और इस्त्री करना। इतना ही नहीं, किशोर रोज रात को सोते समय बहादुर से अपनी मालिश भी करवाता था। आप देख रहे हैं बच्चों की बहादुर के ऊपर एक बड़ा घरेलू दायित्व है। वह घर के सारे कार्यों का निष्पादन करता है और किशोर ने जब उसे अपने व्यक्तिगत कार्य भी सौंप दिए तो उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसी स्थिति में कभी कभी किशोर के कार्यों में जब थोड़ी सी असावधानी हो जाती है तो किशोर उसे प्रताड़ित करने लगता है। एक दिन वह किशोर की साइकिल किसी कारण से साफ नहीं कर पाता है और किशोर उसे सुअर का बच्चा कहकर गाली देता है तो बहादुर के स्वाभिमान को ठेस लगती है। वह स्पष्ट रूप से किशोर से उसका काम करने से मना कर देता है। किशोर उसे पीटने लगता है, डंडे से मारने लगता है। इसी समय किशोर के पिताजी आ जाते हैं। वह किसी तरह से बीच बचाव करते हैं और बहादुर को समझाते हैं। बहादुर पुनः पूर्ववत घर में पहले की तरह रहने लगता है, जैसे मानो कोई बहुत बड़ी बात न हुई हो। प्रारंभ में
निर्मला बहादुर को बहुत स्नेह से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। बच्चों, एक दिन किसी पड़ोसी स्त्री ने निर्मला से यह कह दिया कि तुम नौकर का खाना क्यों बनाती हो, और उस दिन निर्मला ने रात को अपना और अपने परिवार का भोजन बनाने के बाद बहादुर से जब कहा कि बहादुर तुम अपनी रोटी खुद सेक लो, तो बहादुर मुंह लटकाकर एक किनारे खड़ा हो गया। निर्मला अपनी अवज्ञा को सहन न कर सकी और गुस्से में आकर बहादुर को 2-3 थप्पड़ मार दिए। निर्मला के पति के समझाने पर भी बहादुर उस रात खाना नहीं खाया। रात भर वह भूखे पेट सोया। यद्यपि वह अगली सुबह उठता है और अपनी रोटी खुद बनाता है। अपनी आड़ी तिरछी रोटियों को देखकर वह हंसता मुस्कुराता भी है और रात की बची हुई सब्जी से वह भोजन कर लेता है और पुनः घर में पहले की ही तरह रहने लगता है। लेकिन बच्चों, यहां पर एक परिवर्तन कहानी में यह होता है कि पहले किशोर ही केवल बहादुर को प्रताड़ित करता रहता है, अब निर्मला भी उसे मारने पीटने लगी। इस प्रकार से इस घर में बहादुर को प्रताड़ित करने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ गई। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। बच्चों, एक दिन निर्मला के एक रिश्तेदार सपरिवार उनके घर आते हैं। नाश्ते के बाद दोनों परिवार आपस में वार्तालाप कर रहे थे। ठीक उसी समय रिश्तेदार की पत्नी अचानक उठी और घर में इस प्रकार से छानबीन करने लगी जैसे मानो उनका कुछ खो गया हो। निर्मला के पति द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि जब वह रिक्शे से उतरी तो अपनी आंचल के खूंट में जो पैसे उन्होंने बांध रखे थे उसे खोलकर रिक्शे का किराया दिया और बाकी बचे हुए 11 रुपए यहीं चारपाई पर रख दिए। वे पैसे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने बहादुर के प्रति संदेह प्रकट किया और धीरे धीरे उन्होंने इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया कि पूरा परिवार बहादुर को चोर समझने लगा। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस को सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। बच्चों, निर्मला के पति ने बहादुर को बुलाकर उससे पूछा, लेकिन जब बहादुर ने चोरी नहीं की थी तो वह कैसे स्वीकार करता कि उसने रुपए लिए हैं। आक्रोश में आकर निर्मला के पति ने पहली बार इस घर में बहादुर को एक थप्पड़ मार दिया। बहादुर रोने लगा। यहां तक कि रिश्तेदारों और परिवार वालों ने मिलकर उसे पुलिस को सुपुर्द करने की भी धमकी दी, किंतु बहादुर अपने सत्य पर अडिग रहा। लेकिन बच्चों, एक परिवर्तन यहां पर इस कहानी में दिखाई देता है कि इस घटना के बाद सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसके साथ अत्यंत ही अमानवीय और क्रूर व्यवहार करने लगे। अर्थात जो क्रूरता पहले से वे करते आ रहे थे उसमें और वृद्धि हो गई। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा
और एक दिन दोपहर को अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। बच्चों, इस घटना के बाद से बहादुर मन से दुखी रहने लगा। वह अंदर ही अंदर टूट गया और एक दिन दोपहर को वह उस घर को छोड़कर चला जाता है। उस शाम जब निर्मला के पति दफ्तर से घर आते हैं तो देखते हैं कि आंगन गंदा पड़ा है, बर्तन बिना धुले आंगन में दिखाई दे रहे हैं, मानो सारा घर काट रहा हो। पूछने पर जब उन्हें यह पता चला कि क्या बात है तो निर्मला ने उनको बताया कि बहादुर घर छोड़कर चला गया है। जब निर्मला के पति ने निर्मला से पूछा कि क्या कुछ सामान भी लेकर गया है, निर्मला ने जब उत्तर दिया कि नहीं, बहादुर अपना सारा सामान छोड़ कर गया है, यहां तक कि उसके जूते बिस्तर भी घर में ही पड़ा हुआ है, तब निर्मला के पति को अपनी लघुता का एहसास होता है और अंदर ही अंदर वह यह मंथन करने लगते हैं कि यदि मैं उस दिन बहादुर को नहीं मारता तो शायद वह घर छोड़कर नहीं जाता। किशोर भी अपनी मां से कहता है कि एक बार बहादुर मिल जाए तो मैं उसका हाथ पकड़कर घर लाऊंगा, उससे माफी मांग लूंगा और उसे कभी नहीं मारूंगा। इस प्रकार से ऐसे स्वामी भक्त नौकर को खोकर पूरा परिवार दुखी होता है, किंतु पश्चाताप के अतिरिक्त और उनके पास कुछ शेष नहीं रह जाता। बच्चों, कहानी का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। आइए हम इस कहानी के उद्देश्य पर विचार करते हैं। यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र प्रदर्शित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानी में यह बताया गया है कि आज का मध्यम वर्गीय परिवार स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित दिखाने के लिए नौकर रखता है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। बच्चों, आप देखते हैं कि अपने रिश्तेदारों और परिवार के अन्य सदस्यों को देखकर कि उनके यहाँ नौकर है, निर्मला और उसके पति इस घर में नौकर रखने का निर्णय लेते हैं। इस घर में इतना काम भी नहीं है कि नौकर की बहुत बड़ी आवश्यकता हो, लेकिन समाज में प्रदर्शन के लिए, स्टेटस सिंबल को कायम रखने के लिए, बनाने के लिए वह केवल अपने घर में नौकर रखते हैं। परिवार में नौकर के आ जाने पर नौकरों के प्रति उनका व्यवहार इतना असभ्य एवं क्रूर हो जाता है कि वह मानवता की सारी हदें पार कर जाता है। बच्चों, आप यह देखते हैं कि जब बहादुर इस घर में काम करने के लिए पहली बार आता है तो निर्मला के पति उसे यह आश्वासन देते हैं कि इस घर में उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, और इतना ही नहीं, वह उसको पढ़ाने लिखाने का भी वादा करते हैं, अर्थात उसके उज्जवल भविष्य का एक लालच भी उसे देते हैं। किंतु धीरे धीरे एक नौकर के रूप में उसे घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं और उसके साथ क्रूर व्यवहार शुरू हो जाता है। उसको मारना, पीटना, गाली देना, इस प्रकार के व्यवहारों के द्वारा अंत तक की स्थिति यह बनती है कि उसे पुलिस को सुपुर्द करने की भी धमकी दी जाती है। इस प्रकार से देखते हैं बच्चों कि निर्मला और उसका परिवार उसके साथ मानवता की सारी हदें पार कर जाता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है।
कहानी में इस तथ्य का भी प्रतिपादन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गरिमा एवं भावनाएं होती हैं, भले ही वह नौकर ही क्यों न हो। बच्चों, आप इस कहानी में देखते हैं कि बहादुर की भावनाएं बार बार आहत होती हैं। पहली बार किशोर जब उसे सुअर का बच्चा कहकर गाली देता है, निर्मला उसकी रोटी सेकने से मना कर देती है, और इतना ही नहीं, वह उसे मारती भी है, और सबसे अंत में बाहरी लोगों के कहने पर वह बहादुर को चोर समझ लेते हैं, उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। इस प्रकार से बार बार जो बहादुर की भावनाएं आहत हो रही थी, वह अंत में टूट जाता है और दुखी होकर घर को छोड़ देता है। यह कहानी बाल श्रम के उन्मूलन एवं मानवीय सहानुभूति के आधार पर वर्ग भेद को समाप्त करने का भी संदेश देती है। बड़े ही गुपचुप और गोपनीय ढंग से निर्मला के घर में बहादुर, जो कि लगभग किशोर की ही उम्र का है, उसके साथ जो बाल श्रम, जो उसका शोषण किया जा रहा है, इस समस्या की ओर भी यह कहानी संकेत करती है। बच्चों, आज जिस कहानी पर आपसे वार्ता की, उससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य आपको बता रहा हूं। प्रश्न 1, बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 2, बहादुर कहानी के उद्देश्य की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। बच्चों, आज जिस बहादुर कहानी पर आपसे वार्ता की, उसमें आपने देखा कि कथाकार ने किस प्रकार से मध्य वर्ग के दोहरे चरित्र को उजागर किया है। मध्य वर्ग बाह्य रूप से आदर्शों का दावा तो करता है, वह सामाजिक रूप से संवेदनशील होने का दिखावा करता है, किंतु निम्न वर्ग के पात्र बहादुर के साथ निर्मला के घर की चारदीवारी के अंदर किस प्रकार का व्यवहार होता है, आपने यह देखा कि निर्मला और उसके परिवार के सदस्य बहादुर के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर जाते हैं। बहादुर को इस घर में आश्रय संवेदनशीलता के कारण नहीं मिलता है, उसे आश्रय इसलिए मिलता है कि इस घर में एक नौकर की आवश्यकता है। अवसर के कारण उसे घर में आश्रय मिलता है। यदि यह आश्रय उसे मानवता अथवा संवेदना के कारण मिलता, तो शायद कहानी का अंत कुछ और होता। कथाकार यह स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता है कि दया, करुणा, ममता, परोपकार, इन मानवीय भावों के द्वारा ही वर्ग भेद को समाप्त किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।